हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया से हैं। चलिए क्लास को शुरू कर देते हैं। आई नो इस चैनल पे काफ़ी लंबे टाइम बाद में ये क्लास आ रही है, बट जो दूसरा वाला चैनल है जो स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है उस पे क्लासेस आ रही थी। इस पे थोड़ा और टाइम लगा मुझे, तो अब ठीक है सब कुछ। पहले मैंने आपको बताया था कि जुलाई से क्लासेस हमारी रेगुलर हो जाएंगी और बहुत अच्छे से आने लगेंगी। तो दूसरे वाले चैनल पे ऑलरेडी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। उस पे आपका PYQ की क्लास आती है 15 मिनट वाली। उसके बाद में आपकी मैंने 5000 की सीरीज शुरू करी है वो कैब के रिलेटेड में। उसके बाद में हमारी जो वर्ड पार मेड इजी है उसकी बुक भी हमने स्टार्ट कर दी है। उसमें उसको देख लेना आप लोग भी। उसमें हमने वो कैब कंप्लीट किया है 1 से लेके 3 सेशन तक, और फिर हमने आज उसका जो है आपको सेशन 1 भी मिल जाएगा। तो वो वाले चैनल पे ऑलरेडी क्लासेस चल रही थी। ये चैनल थोड़ा नहीं चल रहा था, बट अब से ये चैनल भी स्टार्ट हो रहा है। चलिए अब हम क्लास शुरू कर देते हैं। आज हम अपनी न्यूज़पेपर रीडिंग की क्लास की शुरुआत करते हैं, ठीक है। हम्म सो चलिए क्लास को शुरू करें। जय श्री राम। हमारा फर्स्ट वर्ड क्या है? रेजिस्ट। रेजिस्ट करने का मतलब क्या होता है? जब जैसे देखो, रेजिस्ट करने का मतलब है, ऐसे समझो, मैनी पीपल रेजिस्टेड द न्यू पॉलिसी। यहाँ पे जैसे कोई पॉलिसी बना देती है गवर्नमेंट कि भाई अब से ये नया नियम है, आप लोगों को फॉलो करना है। लेकिन हम लोग हर नियम को तो नहीं मानते हैं ना, तो हम उसको क्या करते हैं? हम उसका विरोध करते हैं। हम क्या करते हैं? उसका विरोध करते हैं कि ये जो आपने नियम बनाया है, ये जो आपने कानून बनाया है, इसे हम एक्सेप्ट नहीं करते। हम उसका विरोध करते हैं, हम उसको ओपोज करते हैं, हम उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं। ठीक है। रेजिस्ट करने का मतलब क्या हो गया? आप उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आप उसको ओपोज कर रहे हैं, आप उसके खिलाफ हैं, आप उसके साथ में नहीं है। बहुत सारे लोग रेजिस्ट करते हैं नई पॉलिसी को। मैनी पीपल रेजिस्टेड किया उन्होंने, तो नई पॉलिसी को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, उसका विरोध किया, उसको ओपोज किया। एक ये हो गया विरोध करना, अपोज करना। अब यहाँ पे देखो दूसरा सेंटेंस, आई कुडंट रेजिस्ट द केक। अब क्या हम यहाँ पे केक से लड़ रहे हैं? अभी ऊपर वाले में हमने देखा कि न्यू पॉलिसी आई है और हम न्यू पॉलिसी को स्वीकार नहीं कर रहे। बट आई कुडंट रेजिस्ट द केक का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? कि कुड नॉट, नॉट लगा हुआ है, यानी कि मैं केक को देखकर, केक इतना टेस्टी था, इतना डिलीशियस था कि उसको देख के मैं अपने आप को ही ना रोक पाया। हम उसको रोक रहे हैं ना, यहाँ पे भी तो हम रोक ही रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं मतलब रोक रहे हैं। आई कुडंट रेजिस्ट द केक मीन्स आई कुडंट स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम हैविंग दैट केक। तो मैं उस केक को खाने से अपने आप को नहीं रोक पाया। यहाँ पे रेजिस्ट करने का मतलब समझ में आया है ना, कि आप अपने आप को नहीं रोक पाए। आपने गिव अप कर दिया। जैसे कि रेजिस्ट करना मतलब टू नॉट गिव इन, आप गिव अप नहीं कर रहे हैं। कुडंट रेजिस्ट मतलब आपने गिव अप कर दिया, आप उस चीज से अपने आप को नहीं रोक पाए। ये समझ में आ गया। इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग रियलिटी वी कीप रेजिस्टिंग इट एंड दैट इंक्रीजेज आवर स्ट्रेस। इंस्टेड ऑफ मीन्स के बजाय, हम रियलिटी को एक्सेप्ट करने की बजाय हम उसको वी कीप रेजिस्टिंग इट, मतलब हम उसको ओपोज करते रहते हैं कि नहीं ये सच्चाई नहीं है, नहीं ऐसा नहीं हुआ है, नहीं ऐसा नहीं है। तो हम उसका विरोध करते रहते हैं, और यही चीज है जो हमारे स्ट्रेस को क्या करती है और बढ़ावा देती है। हम उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वी कीप रिफ्यूजिंग कि नहीं ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, और ये चीज हमें स्ट्रेस देती है। तो आई होप ये रेजिस्ट वर्ड आपको समझ में आ गया। उसका विरोध करना, प्रोटेस्ट करना, उसके खिलाफ लड़ना, उस चीज को रेजिस्ट, उसको रिजेक्ट करना। वी कीप रेजिस्टिंग मतलब वी कीप रिफ्यूजिंग, हम मना करते रहते हैं, हम कहते रहते हैं कि नहीं ये सच नहीं है, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। डन है। तो रेजिस्ट, रेजिस्ट का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है। रेजिस्ट करना मतलब उसका विरोध करना। नेक्स्ट क्या है हमारा? कॉम्पिटेंस। इस समय पे जो वोकैबलरी हम लोग कर रहे हैं, इस चैनल पे हम जो रीडिंग की क्लास करते हैं वहां पे वोकैब होती है, फिर उसके बाद में ये जो दूसरा वाला चैनल एग्जाम वाला, वहां तो वोकैब ही वोकैब हो रही है। आई थिंक आने वाले 3-4 महीने में आपके पास में इतनी सारी वोकैब हो जाएगी कि आपको, आई होप कि आपको किसी भी एग्जाम में प्रॉब्लम ना आएगी।
नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस का मतलब होता है आपकी योग्यता। काम कॉम्पिटेंस का मतलब क्या हुआ, योग्यता, आपकी नॉलेज। सो कॉम्पिटेंस होने का मतलब है यू हैव द नॉलेज, जो रिक्वायर्ड नॉलेज है, आप एलिजिबल हैं उस काम को करने के लिए, आप क्वालिफाइड हैं उस काम को करने के लिए। सो कॉम्पिटेंस मीन्स हैविंग द नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटी टू परफॉर्म अ टास्क वेल। उस काम को करने के लिए जितना ज्ञान के, जितनी नॉलेज की, जितनी स्किल्स की और जितनी योग्यता की आपको जरूरत है वो सब आपके पास में है, दैट मीन्स आप कॉम्पिटेंट हैं। ईएनसी लगा हुआ है तो नाउन हो गया, कॉम्पिटेंट होता तो क्या हो जाता, ये एडजेक्टिव हो जाता, ये एडजेक्टिव हो गया। तो यानी कि हम यहाँ पे आप एबल हैं उस काम को करने के लिए। सो कॉम्पिटेंसी कम्स थ्रू कॉन्टिन्यूअस लर्निंग एंड प्रैक्टिस। तो हम ऐसा नहीं होता कि हम एक दिन में ही सीख लेते हैं सब कुछ, या हम एक दिन में ही योग्य हो जाते हैं। तो कॉम्पिटेंट होने का मतलब क्या हो गया, योग्य होना। ठीक है, आप उस काम को करने के कैपेबल हैं, आप उस काम को करने के योग्य हैं। सो जो कॉम्पिटेंसी है, जो योग्यता है, वो किस तरीके से आती है, जब हम निरंतर लगातार जब हम सीखते रहते हैं और प्रैक्टिस करते रहते हैं तो हम और नॉलेजेबल और एक्सपर्ट होते चले जाते हैं। हमारे अंदर में स्किल्स आ जाती हैं, हमारे अंदर में नॉलेज आती है। कैसे, जब हम लगातार सीखते रहते हैं, लगातार कोशिश करते रहते हैं, लगातार प्रैक्टिस करते रहते हैं। द कंपनी वैल्यूज कॉम्पिटेंसी ओवर एक्सपीरियंस। तो आई होप कि ज़्यादातर कंपनी इसी रूल को फॉलो करें कि वो नॉलेज को ज़्यादा वैल्यू दें। तो कॉम्पिटेंसी मीन्स नॉलेज। तो जो कंपनी है वो किस चीज़ को वैल्यू देती है, नॉलेज को वैल्यू देती है ओवर एक्सपीरियंस। मेरा मानना ये है कि अगर मैं ये बोलूं कि मेरे को 7 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है टीचिंग में, ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया कि मैंने जो शुरुआत में जो मैंने पढ़ाई की थी, मैंने बस उतना पढ़ा और उसके बाद में अपने आप को इम्प्रूव ही नहीं कर रही हूँ, उसके बाद में कुछ नया सीख ही नहीं रही हूँ, तो क्या वाकई में मेरे को 7 साल का एक्सपीरियंस है कि सिर्फ 1 साल का एक्सपीरियंस है ना। एक्सपीरियंस का मतलब है कि हाँ, हमने हर उन 7 सालों में बहुत कुछ नया सीखा है। तो ये मेरा पर्सनल ऐसे लगता है कि एक्सपीरियंस होने का मतलब ये नहीं होता कि आप कितने साल से पढ़ा रहे हैं। हम बहुत साल से काम कर रहे होते हैं लेकिन हमने कुछ नया सीखा ही नहीं है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो जो जिसने काम कम किया है लेकिन उसने सीखा बहुत ज्यादा है, उसके पास नॉलेज बहुत ज्यादा है। तो दोनों के बीच में शायद हम एप्पल्स टू ऑरेंजेस वाला कंपैरिजन कर देंगे फिर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा, अजम्पशन। अजम्पशन का मतलब क्या है, आप एक धारणा बना रहे हैं, आप एक अपने मन में विचार बना रहे हैं बिना किसी सबूत के। सो समथिंग यू बिलीव, जो आप मान रहे हैं कि ऐसा हुआ है, ऐसा सच है, बिना कोई कंप्लीट आपके पास ना कोई प्रूफ है ना आपके कोई पास एविडेंस है, बस ये हमारी एक धारणा है, हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं। अजम्पशन नाउन हो गया और अज्यूम वर्ब हो गया। अज्यूम करना, जैसे हम कहते हैं ना, डोंट अज्यूम एनीथिंग, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है कि अपने आप से ही सोचने लग जाओ। सो अज्यूम करना मतलब आप सेल्फ वो चीज को मान रहे हैं, या आपका खुद का मानना है, रियल में ऐसा है कि नहीं है वो अलग बात है। सो डोंट अज्यूम एनीथिंग, मतलब कुछ भी अभी जैसे हम लोग कहते हैं यार मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा, मैं ये कर दूंगी। भाई अभी आपको कुछ भी अज्यूम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि रिजल्ट नहीं आया है। यानी कि अभी आपको कुछ भी खुद से एक्स्ट्रा सोचने की जरूरत नहीं है। तो आप बिना किसी चीज के, बिना प्रूफ के आप बस सोच रहे हैं, तो वो हो गया है ना। सो कोई सबूत नहीं है आपके पास में, बस आप ऐसा धारणा बना रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं। डोंट मेक अजम्पशंस अबाउट पीपल। तो हम लोगों को लेके अजम्पशंस बना लेते हैं कि ये तो ऐसे ही होंगे। जैसे कि जो लोग कहते हैं कि महिलाएं तो खराबी होती हैं, तो वो लोग कैसे हो जाते हैं, वो मिसोजिनिस्ट हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने महिलाओं के खिलाफ अज्यूम कर लिया है। उनका मानना है कि जो फीमेल होती हैं वो खराब ही होती हैं, तो उनके अजम्पशंस ऐसे हैं। लेकिन क्या उनके पास ऐसा कोई प्रूफ है, नहीं। जैसे कहते हैं, उसको मिसोजिनिस्ट नहीं कहेंगे, बट ये एक अजम्पशन ही तो है कि जो फीमेल ड्राइवर होगी वो गाड़ी बेकार ही चलाएगी। तो ये सिर्फ एक आपका अजम्पशन है, ऐसे थोड़ी है कि सब लोग एक जैसा ही होते हैं। तो आपको ऐसा नहीं मानना है। तो जो उसके अजम्पशंस थे ना, बाद में कैसे साबित हुए, वो गलत साबित हुए। तो अजम्पशन का मतलब आपका ऐसा मानना, आपके ऐसे बिलीव विदाउट हैविंग कंप्लीट प्रूफ और एविडेंस। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, ओवरवेलमिंग।
अब ध्यान से समझिए इस शब्द को। इस शब्द को समझाने के लिए मैंने सिनोनिम्स नहीं लिखे, क्योंकि पहले मैं चाहती थी आप इस शब्द को समझें। ये जो वर्ड आपको ओवरवेल्म जब भी दिखाई दे तो आपको वहां कोई कंफ्यूजन ना हो, तो इसीलिए इस शब्द को समझाने के लिए मैंने ज्यादा सेंटेंसेस पे टाइम लगाया, ना कि आपको सिनोनिम्स पे। तो अब समझो इस शब्द को। ओवरवेल्म होने का मतलब होता है कोई भी चीज जो बहुत ज्यादा हो गई है, मतलब अब आपके मन में ऐसी फीलिंग आ गई है दैट समथिंग इज टू मच टू हैंडल, मतलब इसको हैंडल कर पाना बहुत ज्यादा है। अब ऐसा नहीं है कि ये शब्द नेगेटिव है या ये पॉजिटिव है, ये डिपेंड करेगा कि आप इसे किसके साथ यूज कर रहे हैं, आपका सेंटेंस कैसा है। जैसे she felt overwhelmed by all her responsibilities, मतलब जब अगर हम किसी को पूरी बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां सौंप दें तो वो इंसान भर जाएगा, वो कैसा फील करेगा, डिफिकल्ट होगा उसको। तो she felt too heavy, she felt like it is too difficult। क्या है वो चीज, बहुत डिफिकल्ट है। क्या है, बहुत डिफिकल्ट है। क्या चीज बहुत डिफिकल्ट है, जब वो इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भर गई ना, तो उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हैंडल करना क्या हो गया उसके लिए, डिफिकल्ट हो गया। टू डिफिकल्ट टू हैंडल, बस ऐसे याद रखना ना ओवरवेल्म को। एक सेकंड ना, मेरे को थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम दो, मैं ये सब हटा दूं। ओवरवेल्म आपको जब भी दिखे ना तो आप ऐसे समझ लेना वो चीज क्या है, बहुत मुश्किल है या बहुत ज्यादा है उसको संभाल पाना। वो चीज इतनी ज्यादा है कि उसको संभाल पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रही है। जैसे कि अब किसी इंसान को आप बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दो तो वो उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भर जाता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज संभाल पाना उसको बहुत मुश्किल होती है। अब देखो, द सपोर्ट फ्रॉम द ऑडियंस वॉज ओवरवेलमिंग, यहाँ पे क्या मतलब हुआ, बहुत ज्यादा, मतलब टू मच, मतलब बहुत ज्यादा। तो सपोर्ट जो था ऑडियंस से वो कैसा था, बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा। यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, बहुत ज्यादा। द एविडेंस अगेंस्ट द अक्यूज्ड वॉज ओवरवेलमिंग, तो एविडेंस मतलब सबूत हो गए, एविडेंस का मतलब प्रूफ हो गया। तो जो प्रूफ थे अगेंस्ट एक्यूज्ड, एक्यूज्ड मतलब अभी जो आरोपी था, अभी जो आरोपी था उसके खिलाफ जो सबूत थे ना वो बहुत सारे थे, वो बहुत थे, वो सफिशिएंट थे, वो इनफ थे उसको जेल करवाने के लिए, वो इनफ थे उसको कन्विक्ट घोषित करवाने के लिए। तो ओवरवेलमिंग को आप हमेशा क्या रखेंगे, कोई भी चीज जो कि बहुत सारी है, एनॉर्मस है, ह्यूज है, आप भर गए हैं उस चीज से। वो चीज कितनी है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मात्रा में है, सब्सटेंशियल है। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, सब्सटेंशियल है, बहुत ज्यादा है, एनॉर्मस है, बहुत ज्यादा है। सो जैसे कि अब हम इसे डिपेंड करेगा हम किस तरीके से यूज कर रहे हैं। अब जैसे अगर आपका मुझे प्यार मिलेगा तो ये प्यार तो मेरे लिए पॉजिटिव होगा ना, तो जैसे कि अगर हमें ऑडियंस से सपोर्ट मिलता है तो ये तो पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे ओवरवेलमिंग का टोन क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। लेकिन वो कैसा महसूस कर रही थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से ओवरवेल्म, मतलब वो बहुत परेशान थी, वो उस भर गई थी उनसे। तो यहाँ ओवरवेल्म क्या फीलिंग बता रहा है कि मैं परेशान हो गई हूँ, मैं भर गई हूँ, बहुत ज्यादा है ये चीज। अब एविडेंस भी बहुत ज्यादा थे तो ये भी उसके लिए नेगेटिव हो गया और दूसरे वाले के लिए पॉजिटिव हो गया। तो ओवरवेल्म का मतलब होता है कोई चीज जो बहुत ज्यादा है ना। तो आप इसे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं, डिपेंड करेगा। जैसे आई एम ओवरवेल्म्ड विद योर लव, दैट मीन्स आपने मुझे इतना प्यार दिया ना, मैं उससे भर गई हूँ, मतलब ऐसा लग रहा है बाढ़ आ गई है। तो आई होप ये वर्ड आपको समझ में आ रहा है। वेरी गुड। चलिए अब हम ये आर्टिकल रीड करते हैं। वर्क वर्क लाइफ बैलेंस। सो देखो, ये आर्टिकल चूज करने के पीछे मैंने बहुत देर लगा, ये आर्टिकल चूज करने में, फिर मुझे ये सबसे अच्छा लगा। तो क्योंकि मैं दोबारा से क्लास ले रही हूँ, मैंने कहा हाँ बहुत सही आर्टिकल है, मेरी खुद की सिचुएशन को भी समझा रहा है, बच्चों को भी समझ में आएंगी बहुत सारी चीजें। तो लेट्स स्टार्ट, इसी से शुरुआत करते हैं। वर्क लाइफ बैलेंस क्या होता है देखते हैं। आर वी ट्राइंग टू बैलेंस द रॉन्ग थिंग, क्या हम रॉन्ग थिंग को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी ये वर्क लाइफ के बीच में जो बैलेंस बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या हम कोई गलत चीज को चेज कर रहे हैं। लेट्स सी।
वर्क लाइफ बैलेंस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टॉपिक्स टुडे। तो आज की डेट में ना मैक्सिमम जनरली आप ऑफिस वगैरह में जाएंगे, कॉर्पोरेट जगह जाएंगे, तो वहां पे आपको दिखेगा कि ये एक हॉट टॉपिक बना हुआ है। मोस्ट पॉपुलर टॉपिक का मतलब क्या हो गया है? हॉट टॉपिक बना हुआ है कि भाई हर जगह देखो, सब जगह इसकी बात चल रही है। ठीक है, सो वर्क लाइफ बैलेंस कि भाई हमें हमारे काम और हमारे जीवन के बीच में एक बैलेंस बिठा के रखना चाहिए, ये एक हॉट टॉपिक है। कंपनीज की बात करो, कंपनीज एंकरेज करती हैं कि वो अपने एम्प्लॉयज को सपोर्ट करती हैं कि हाँ, वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए, वर्क के चक्कर में आपकी लाइफ डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। कंपनीज इस चीज को प्रमोट करती हैं, एम्प्लॉयज भी ऐसा ही चाहते हैं, एक्सपर्ट्स जो हैं वो सलाह देते हैं इस चीज के रिगार्डिंग में। और सोशल मीडिया की बात करें तो वो तो भरा हुआ है टिप्स के साथ में कि कैसे हम वर्क लाइफ बैलेंस को अचीव कर सकते हैं। लेकिन येट का मतलब लेकिन, डेस्पाइट मीन्स के बावजूद, लेकिन इन सारी की सारी ऑल दीज डिस्कशन, इन सारे डिस्कशंस के बावजूद एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ऑफन रिमेन्स अनआंसर्ड। तो मतलब ये सारे डिस्कशन के बावजूद एक जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अनआंसर्ड रह जाता है, मतलब उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता है, उसका कोई जवाब ही नहीं देता है। और वो है व्हाट एग्जैक्टली आर वी ट्राइंग टू अचीव। एक्चुअली हम लोग क्या चीज है जो हम अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या चीज है जो हम प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या चीज है जिसे हम बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर सम पीपल वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब ये होता है ensuring that work does not interfere with their personal lives। तो कुछ लोगों से अगर आप पूछेंगे कि अच्छा आप बताइए कि आपके लिए वर्क लाइफ बैलेंस का मीनिंग क्या है, तो उनका कहना होगा कि वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब है कि हम इस चीज को मेक श्योर करें, इंश्योर करना मतलब उस चीज को सुनिश्चित करना, हम ये चीज मेक श्योर करें कि जो हमारा वर्क है वो हमारी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर ना करे, मतलब हमारी पर्सनल लाइफ में डिस्टर्ब ना करे। ओके, अगर आप कुछ और लोगों से पूछोगे तो उनका मतलब ये होगा कि आपके पास में सफिशिएंट टाइम है अपनी फैमिली के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपनी पर्सनल हॉबीज के लिए, और सिंपली बोले तो आपके पास फ्रीडम होनी चाहिए अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए। ऐसे ऐसे लोगों के सबके अलग अलग अजम्पशंस हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस का सबकी अलग अलग डेफिनेशन है। ऑल्दो लेकिन दीज डेफिनेशंस डिफर, लेकिन ये सारी की सारी डेफिनेशन तो अलग अलग है, सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है, सबका अपना अपना माइंडसेट है वर्क लाइफ बैलेंस को लेके। लेकिन दे ऑल शेयर वन कॉमन असम्पशन, लेकिन इन सब का एक तो कॉमन मानना है, एक कॉमन तो इनका बिलीव है दैट वर्क एंड लाइफ आर टू सेपरेट फोर्सेस कॉम्पीटिंग फॉर आवर टाइम, एनर्जी एंड हैप्पीनेस। कि जो आपके वर्क है ये एक अलग आइडेंटिटी है, और जो लाइफ है ये एक अलग आइडेंटिटी है, मतलब ये एक अलग चीज है, एंटिटी है, और लाइफ अलग एंटिटी है, मतलब ये एक अलग हो गया, ये सेपरेट है और ये सेपरेट है, दो अलग अलग चीजें हैं। ये दो अलग अलग चीजें हैं जो कॉम्पीट कर रही हैं मतलब फाइट कर रही हैं, फाइटिंग है ना, फाइट कर रही हैं हमारे समय के लिए। काम कह रहा है कि मुझे टाइम दो, मुझे एनर्जी दो, और हमारा लाइफ कह रही है नहीं, मुझे जिंदगी है, मैं एक ही बार हूँ, मेरे को समय दो, अपनी एनर्जी कुछ मेरे लिए बचा के रखो, मेरे खुशियां लो मेरे साथ में। ऐसे कुछ बात है कि वर्क और लाइफ दो अलग अलग चीजें हैं, और ये दोनों चीजें आपस में फाइट कर रही हैं वर्क और लाइफ को, तभी तो आप बैलेंस करना चाह रहे हो। बट वॉट इफ दैट अजम्पशन इज नॉट इंटायरली ट्रू। लेकिन अगर हमारा जो अजम्पशन है कि वर्क एंड लाइफ आर टू सेपरेट forces, two separate things, and that are fighting for our time, energy and happiness, if they are not entirely true, matlab if they are not actually two other things, means they can be same thing na, like our work and life can be together or can be only one thing। Let's say there is no life without work। ऐसा कोई हो सकता है क्या? हाँ भाई, ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं जिनको ऐसा लगे, और होते हैं कि जो लोग पूरी तरीके से अपने जीवन को बिना काम के खुशी खुशी बिता सकते हैं। लेकिन अगर इन रियल देखा जाए कि देर इज नो लाइफ, एक्चुअली हमारी काम के बिना कोई लाइफ ही नहीं है। ये आई होप आप समझ पा रहे हो, इस लेवल का आपका माइंडसेट हो कि आप ये चीज को मानते हो कि देर इज नो लाइफ विदाउट वर्क। वर्क के बिना आपकी लाइफ में एक्चुअली में कुछ नहीं है। वर्क इज नॉट सेपरेट फ्रॉम लाइफ, ऐसा है ही नहीं कि जो काम है वो हमारे जीवन से अलग है। ये एक एसेंशियल पार्ट है हमारे जीवन का। ये अब देखो, इट गिव्स अस पर्पस,
अगर आप कोई काम ही नहीं कर रहे हैं, आप अगर मेरे इस चैनल पे बरकरार हैं, आप मुझसे अगर पढ़ रहे हैं, आप ये देख रहे होंगे कि यार मैम इतना ज़्यादा मतलब फ्लक्चुएट करती हो आप, मैम इतना ज़्यादा क्लास आपका मिस हो जाता है। लेकिन एक मेरा पर्पस है कि मुझे जब तक मैं जिंदा हूँ मुझे टीचिंग ही करनी है। तो ये जो मेरा वर्क है ये मुझे पर्पस दे रहा है। हो सकता है कि मैं उस लाइफ के उस फेज में हूँ जहाँ पे अगर ये काम मेरा पास ना होता, ये वर्क मेरा ना होता, मेरे पास ये पर्पस ना होता, तो शायद मैं इतनी खुश ना रह पाती। हो सकता है कि मैं जिंदा भी ना होती। क्योंकि वर्क, अगर हम अपने वर्क से पर्पस ढूंढें, अगर वो वर्क हमें पर्पस दे रहा है, तो आई थिंक हमारी लाइफ बहुत ज्यादा मीनिंगफुल हो जाती है। तो वर्क गिव्स अस पर्पस, इट गिव्स अस आइडेंटिटी, इट्स गिव अस अपॉर्चुनिटी टू लर्न। टीचिंग, मुझे देखो हर किसी को अलग अलग चीजें पसंद है, मुझे टीचिंग कभी नहीं छोड़ने का है। मैं बस भगवान से यही प्रे करती हूँ कि ये मेरी कभी ना छूटे, क्योंकि टीचिंग में मुझे लगता है आई एम लर्निंग एवरी डे। तो ये मुझे एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है सीखने के लिए। आपको पढ़ाने से ज्यादा मेरा पर्सनल ग्रोथ हो रहा है, मैं अपने आप में एज अ ह्यूमन बीइंग ग्रो कर रही हूँ, है ना। ऑब्वियसली फाइनेंशियल सिक्योरिटी आ रही है काम करके, हमारी पर्सनल ग्रोथ हो रही है और हमें फील भी हो रहा है कि हाँ हमने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया। तो हम एक्चुअली में फिर फाइट किस से कर रहे हैं? जब ये वर्क हमें इतना सब अपनी लाइफ में देता है, तो फिर हम बैलेंस किसके बीच में बिठाने की कोशिश कर रहे हैं? Much of what we value, our homes, our children's education, our dream, our independence, and even many of our everyday comfort is possible because of our work, है कि नहीं है? तो ज्यादातर जो चीजें जिनको हम वैल्यू करते हैं, जैसे कि हमारा घर है, हमारे बच्चों की पढ़ाई है, हमारे सपने हैं, हमारी इंडिपेंडेंस है, ये सब लोग हमारा, इवन जो हमारा एवरीडे का कंफर्ट है, ये काम की वजह से, यानी उसी काम से तो ये सब चीजें हम अचीव कर पा रहे हैं। तो एक्चुअली में फिर फाइट किसके बीच में हो रही है? Yet many of us speak about work as though it were an unwelcome burden. लेकिन फिर भी हम लोग उस काम के को ऐसे बात करते हैं जैसे कि वो काम हमारे लिए एक अनवेलकम बर्डन है, मतलब ये एक बिन बुलाया मेहमान है। क्यों है ये? तो ये तो गलत है। आप सोच पा रहे होंगे, हाँ ऐसा अपने हर मैक्सिमम लोग होते हैं जो अपने काम की शिकायत करते हैं। तो ये तो रॉन्ग हो रहा है ना। परहैप्स, शायद द रियल इशू इज नॉट द वर्क इटसेल्फ, शायद जो जो रियल इशू है ये काम नहीं है, वो जो हम काम कर रहे हैं वो शायद रियल इशू नहीं है। शायद रियल इशू ये है कि हम अपने आप को कैसे मैनेज कर रहे हैं, राइट? इज इट रियली अ वर्क लाइफ प्रॉब्लम और अ सेल्फ मैनेज प्रॉब्लम? तो क्या सच में ये वर्क लाइफ प्रॉब्लम है कि हमारा वर्क इतना ज्यादा है कि हमारी खुद की लाइफ खत्म हो गई है, या हम अपने आप को ही मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, ये प्रॉब्लम है? मैनी वर्क लाइफ बैलेंस इश्यूज में एक्चुअली बी सेल्फ मैनेजमेंट इशू। बहुत सारे जो वर्क लाइफ बैलेंस जो इश्यूज होते हैं कि हम अपने वर्क को, जो हमारा काम है और जो हमारी लाइफ है, इन दोनों के बीच में हम उलझे रहते हैं। तो उसमें से जो ज्यादातर आपका जो इशू हो सकता है वो हो सकता है कि हम अपने आप को कैसे मैनेज कर रहे हैं, अपनी चीजों को कैसे मैनेज कर रहे हैं। स्ट्रेस ऑफन अराइज नॉट फ्रॉम वर्क इटसेल्फ बट फ्रॉम पुअर टाइम मैनेजमेंट, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, competing priorities, emotional reaction, and an inability to accept situation beyond our control. तो स्ट्रेस अक्सर, ऑफन मीन्स अक्सर, यूजुअली, जनरली कहाँ से आता है? अक्सर ये जो स्ट्रेस है ये सिर्फ काम से नहीं आता है, ये आता है हमारे पुअर टाइम मैनेजमेंट से, कि हम अपने टाइम को सही से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो अनरियलिस्टिक हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस रियल नहीं है। हम एक्सपेक्ट करते हैं वो उस लेवल का हम काम नहीं कर रहे, बट हमें चाहिए वो लेवल, हमें चाहिए वो क्लास, हमें चाहिए वो स्टैंडर्ड, बट हम उस स्टैंडर्ड को मैच करने के लिए हम वर्क नहीं कर रहे। तो तो हमारी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन हो गई है। आप कहेंगे ये उम्मीद करना भी कोई गलत है? नहीं, कुछ भी उम्मीद करना गलत नहीं है, कुछ भी एक्सपेक्टेशंस रखना गलत नहीं है, बट उस एक्सपेक्टेशन को अचीव, आपको रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए आप उस लेवल का वर्क भी तो करें। एक्सपेक्टेशंस होती हैं हमारी इतनी सारी और वर्क करते हैं हम इतना सा, तो ये फिर आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो अनरियलिस्टिक है।
अब आपको अपनी खुद की प्रायोरिटीज नहीं पता है, तो अब वो आपस में फाइट कर रही हैं कि आप कुछ कर भी नहीं पा रहे। सबसे पहले आप अपना टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। अब आपने जो काम सेट किया था आप वो भी नहीं कर पा रहे हैं। आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है। और सबसे ज्यादा है कि आप ये चीज नहीं समझ पा रहे कि जो सिचुएशन अभी आपके कंट्रोल के बाहर है उसको समझो, उसको एक्सेप्ट करें और फिर हम उसके अकॉर्डिंग वर्क करें कि अब हमें कैसे आगे ग्रो करना है। When life feels overwhelming, we naturally blame external factors such as long working hour, demanding manager, workplace pressure. तो अब जब हम अपने आप में फेल हो रहे हैं, तो हम ओवरवेलमिंग मतलब जब वो चीजें बहुत ज्यादा हो रही हैं, तो हमें नेचुरली है कि कोई तो हमें चाहिए ब्लेम करने के लिए, क्योंकि हम अपने आप को तो ब्लेम नहीं करेंगे, हम तो मान के चल रहे हैं कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। सो नेचुरली वी नीड समवन जिसको हम ब्लेम डालें, तो हम किसको डालेंगे? अब मैं इतनी देर काम ही करता हूं तो मेरा जीवन बचेगा ही कहाँ पे? हम कह रहे हैं कि भाई वहां का तो मैनेजर ही इतना बुरा है, वहां का वर्क कल्चर इतना खराब है ना? सो वाइल दीज फैक्टर्स डू प्ले अ रोल, ऑब्वियसली भाई ऐसा नहीं है कि ये नहीं रोल प्ले करते हैं। हर चीज रोल प्ले करती है। आपका ऑफिस मैटर करता है कि आपका इन्वायरमेंट कैसा है ऑफिस का, आप किस पोस्ट पे काम कर रहे हैं, हर चीज मैटर करती है। पर उस सबसे ऊपर मैटर करता है हमारा अपना खुद का, हमारा अपना सेल्फ मैनेजमेंट। दे आर नॉट ऑलवेज द रियल कॉज, बट सिर्फ यही कारण है आपकी सारी प्रॉब्लम का, ये रियलिटी नहीं है। परहैप्स द रियल चैलेंज लाइज इन हाउ वी मैनेज आवर सेल्फ रेदर देन इन वर्क अलोन। तो परहैप्स शायद हमारा जो रियल चैलेंज है वो ये है कि हम अपने आप को कैसे मैनेज कर रहे हैं रादर देन इन वर्क अलोन। हम सिर्फ वर्क को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं बट हम अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। आई थिंक दैट्स द रियल प्रॉब्लम, राइट? कॉम्पिटेंस रिड्यूस स्ट्रेस। हाँ, तो अब जैसे जैसे हम स्किल हमारे अंदर आने लगती है, नॉलेज हमारे अंदर आने लगती है, हमारा स्ट्रेस कम होने लग जाता है। अब सोचो, आप इमेजिन करो, दो लोग हैं, दोनों सेम काम कर रहे हैं। एक बंदा जो है वो एग्जॉस्टेड फील कर रहा है, मतलब एकदम थका हुआ महसूस कर रहा है, काम से अपने आप में ओवरबर्डन फील कर रहा है। वही वाइल जो दूसरा पर्सन है वो एकदम काम है, कॉन्फिडेंट है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? कॉम्पिटेंस का डिफरेंस है। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो उनकी योग्यता का डिफरेंस है। क्योंकि उस पर्सन के पास उतनी स्किल है तो वो उस काम को उतने आराम से, उतने कॉन्फिडेंट के साथ कंप्लीट कर दिया। बट सेकंड पर्सन उस काम के उतना योग्य नहीं है, उसके पास उतनी नॉलेज नहीं है, तो वो उसी सेम को काम करने को वो एग्जॉस्टेड फील कर रहा है, अपने आप में ओवरबर्डन फील कर रहा है। सो द मोर कैपेबल वी बिकम, द बेटर वी हैंडल चैलेंजेस। आपको नहीं लगता है हमें अपनी लाइफ में दूसरों को ब्लेम करने से पहले या किसी भी सिचुएशन को ब्लेम करने से पहले हमें अपने आप को एनालिसिस करना चाहिए? सो अब हम जितना ज्यादा हम कैपेबल होते जाते हैं, जितना ज्यादा हम नॉलेजेबल, स्किलफुल, अपने दिमाग से स्ट्रांग होते जाते हैं, उतना आसानी से, उतने अच्छे तरीके से हम चैलेंजेस को हैंडल करते हैं। कॉम्पिटेंस गोज बियॉन्ड टेक्निकल नॉलेज। कॉम्पिटेंस अगर आपके दिमाग में आ रहा है, स्किल से अगर आपको लग रहा है कि हमें बुकिश नॉलेज की बात हो रही है, टेक्निकल नॉलेज की बात हो रही है, देन यू आर रॉन्ग। इसका मतलब है सबसे पहले आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस, क्योंकि आपको पहले ये भी समझना है कि आप क्या डिजर्व करते हैं, आप एक्चुअली में कौन हैं। ऐसा नहीं है कि आप डिमांड तो कर रहे हैं सीईओ की पोस्ट की, बट आपको आता कुछ है नहीं। तो ये आपको समझना पड़ेगा। आप कहेंगे मैं तो 20 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ, लेकिन जेन्युइनली आप उतना काम कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और आप उस प्रेशर को कैसे हैंडल कर पा रहे हैं, आप इमोशनली उतने सक्षम हैं कि नहीं है, आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, आप डिसीजंस सही समय पे नहीं बना पा रहे हैं कि बना पा रहे हैं, आपके अंदर डिसिप्लिन कितना है, आप सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल पाते हैं कि नहीं, रेजिलिएंट हैं आप कि नहीं। रेजिलिएंट का मतलब होता है बाउंस बैक, मींस फाइट बैक। अगर एक फेलियर लाइफ में आ गया तो ऐसा नहीं है कि आप बैठे रहें। तो अब ये सब चीजें आपके अंदर हैं। आप सोचो ना यार, आप सोचो, हम हम अपनी लाइफ में देखो, जो एक्सटर्नल है आई एम श्योर हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अब अगर मैं अपने आप में बोलूं, मैं क्या चीज है जो मैं कंट्रोल कर सकती हूँ कि मैं मेरे में कुछ कमी रही होगी, इस वजह से कुछ प्रॉब्लम। मैं ये नहीं कह रही कि अपने आप को ब्लेम करो और अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट फील कराओ, बट अपने आप को समझो कि हाँ कुछ तो इशू है, ये चीज मेरे कंट्रोल में नहीं है। बट अपने स्किल्स पे काम करो, अपने आप को और बेहतर बनाओ, अपने आप को उतना अच्छा बनाओ, तो ऑब्वियसली वो चीज फिर आपके लिए आसान हो जाएगी।
So continuous learning strengthens these skills, making life challenges easier to manage. तो जैसे जैसे हम चीज़ों में सीखते जाते हैं तो ये स्किल्स हमारे और मजबूत हो जाते हैं, और यही जो लाइफ के चैलेंज हमें एक समय पे बहुत परेशान करते हैं, वही चीज़ हमें आसान हो जाती है उनको मैनेज कर पाना। और फिर है हमारा एक्सेप्टेंस। देखो, अब जो प्रॉब्लम चल रही है वो चल रही है, तो हमें पहले समझना होगा, ओके दिस इज द प्रॉब्लम एंड नाउ व्हाट, अब मैं क्या करूं, अब मैं इससे बाहर कैसे निकलूं। अगर आप एक चीज सोचिए कि आप फाइनेंशियली बहुत मतलब वीक हैं, आपको फाइनेंस की बहुत कमी है, पैसे वैसे की बहुत दिक्कत है घर पे, तो अब आप ब्लेम नहीं कर सकते हैं। आपको समझ आ गया, भाई देख पैसे की तो प्रॉब्लम है, तो अब आपने एक जॉब ले ली। अब अगर वो जॉब है, मान लेते हैं आप उतने स्किल में नहीं थे, तो आपको नॉर्मल बेसिक सी जॉब मिली है। जॉब तो आप कर ही रहे हैं ना, पर जॉब के अलावा आप क्या कर रहे हैं, आप अपने कौन से स्किल्स पे काम कर रहे हैं, आप जॉब के अलावा अपने आप को कहाँ बेहतर बना रहे हैं। तभी तो आप अपने आप को इस टाइम के अलावा जो भी आप अपने आप में बेहतर बनाएंगे, तभी तो आप बाहर निकल पाएंगे ना। तो सबसे पहले हमें एक्सेप्ट करना है कि ओके ये है, फिर हमें अपने ऊपर मेहनत करनी है, अपने आप को बेहतर बनाना है। तो पहले तो एक्सेप्टेंस हमें होनी है। ये एक अंडररेटेड लाइफ स्किल है। लोग अपने आप को एक्सेप्ट ही नहीं करते, अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। सो मच ऑफ आवर फ्रस्ट्रेशन कम नॉट फ्रॉम रियलिटी इटसेल्फ, बट फ्रॉम रेजिस्टिंग रियलिटीज वी कैन नॉट इमीडिएटली चेंज। अब ज्यादातर हमारी फ्रस्ट्रेशन इससे नहीं आती कि हमारी सच्चाई क्या है, इस चीज से कि जो सच्चाई है हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, हम उसको रिफ्यूज कर रहे हैं, है ना। सो एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं है कि हमने गिव अप कर दिया है। इट इज सीइंग रियलिटी क्लियरली एंड रिस्पॉन्डिंग वाइजली इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग इमोशनली। एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं है कि आप समझ गए कि भाई देखो मेरी फैमिली गरीब है, तो मतलब मैंने गिव अप ही कर दूं, मेरे अब गरीब का इंसान, गरीब का बेटा तो ये सब जीवन में पा ही नहीं सकता है। नहीं, एक्सेप्टेंस का मतलब लाचार विचार महसूस करना नहीं होता, एक्सेप्टेंस का मतलब गिविंग अप नहीं होता है। इसका मतलब है पहले आप समझिए कि आपकी रियलिटी क्या है, फिर उस हिसाब से आप इंटेलिजेंस के साथ में रिस्पॉन्ड करिए इस पे, इमोशनली रोने धोने परेशान होने की बजाय, गिव अप करने की बजाय, है ना। when we accept what we can't control we gain the clarity to improve what we can। आई होप आप समझ पा रहे हैं। तो जब हम ये समझ जाते हैं ना कि देखो ये चीजें तो मैं नहीं बदल सकता हूँ, लेकिन अब मैं क्या बदल सकता हूँ, मुझे ये तो समझ में आ गया ना। अगर इतनी सी बात आपको समझ में आ जाए तो आई थिंक बहुत कुछ है जो हम अपनी लाइफ में चेंज कर सकते हैं। एक्सेप्टेंस कमजोरी नहीं होती है, ये तो बल्कि सबसे बड़ी आपकी बुद्धिमत्ता होगी कि अगर आप ये समझ लें कि क्या चीज है क्या नहीं है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, कैसे चीजों को कंट्रोल, क्या चीजें हैं जिनको मैं बदल सकता हूँ और क्या चीजें हैं जो मेरे कंट्रोल में है ही नहीं। So not every work life challenge is a self management issue. Sometimes the workplace itself is the problem, obviously। ऐसा नहीं है कि भाई हो सकता है कि बंदा वाकई में बहुत अच्छा हो, वो अपने आप में सब कुछ कर रहा है, स्टिल उसको प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि अब भाई देखो वर्क प्लेस भी खराब भी हो सकता है। टॉक्सिक वर्क इन्वायरमेंट मार्क्ड, अब टॉक्सिक कैसे होगा भाई, वहां पे पुअर लीडरशिप है। मैंने खुद काम किया हुआ है, बट मैं क्यों रुकूंगी वहां पे, मुझे पता चल गया यहाँ पे मेरी कोई ग्रोथ नहीं है, यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है, मैं क्यों रुकूं वहां पे, मैं मूव ऑन कर दूंगी अपनी लाइफ में। मूव ऑन करना है ना, हमको पहले समझना भी तो पड़ेगा, ओके फाइन। वहां आप देख रहे हैं इतनी ज्यादा नेगेटिविटी और फिर भी आप उस नेगेटिविटी का पार्ट बने हुए, नाउ यू आर रिस्पॉन्सिबल। ऑब्वियसली भाई वर्क लाइफ भी टॉक्सिक होता है भाई, ऐसा नहीं है कि वहां पे सब बढ़िया है, ऑफिस एकदम बढ़िया होते हैं, नहीं, टॉक्सिक होते हैं। तो आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करिए कि आप उस जगह से बाहर निकल सकें। लोगों के अंदर एक दूसरे को लेके कोई ट्रस्ट नहीं है, लिमिटेड ग्रोथ है वहां पे, तो ये आपके मोटिवेशन और वेलबींग दोनों को खत्म कर सकता है। बट अब ये डिपेंड आपके ऊपर करेगा ना कि आप ऐसे कल्चर में कितनी देर तक रुकेंगे। तो ऐसे केस के अंदर में एक्सेप्टेंस इज नॉट इनफ। समटाइम्स द वाइजेस्ट डिसीजन इज टू चेंज द एनवायरमेंट बिकॉज नो अमाउंट ऑफ रेजिलियंस कैन फुली ओवरकम अ टॉक्सिक वर्क प्लेस। सो अब आप कितने भी बड़े फाइट बैक बन जाओ, कितना भी ज्यादा आप अपने अंदर में स्ट्रेंथ ले आओ, आप नहीं वहां से ग्रो कर पाओगे, आप वहां पे अटके रह जाओगे और घर आके आप फ्रस्ट्रेट ही होगे। तो अगर आप कैपेबल हो तो आप उस चीज को छोड़िए, वहां से बाहर निकलिए, दूसरा काम करिए, राइट। तो ये आपकी ही सारी की सारी चॉइस है। Perhaps शायद we have been asking the wrong question, शायद हम क्वेश्चन ही गलत पूछ रहे हैं। So instead of asking how do I balance work and life, ये पूछने की बजाय कि हम अपने काम और अपने जीवन को कैसे मैनेज करें, कैसे बैलेंस करें, हमें पूछना चाहिए how well I am managing myself। क्योंकि वर्क इज ऑल्सो, वर्क मैं हूँ, आई, और लाइफ भी मैं ही हूँ।
आई। तो दोनों चीजें अगर मैं ही हूँ तो फिर इन दोनों के बीच में कैसे बैलेंस बिठा सकते हैं, यानी कि मैं कैसे काम कर रहा हूँ, मैं कितना अच्छा अपने आप को मैनेज कर पा रहा हूँ, यही सवाल होना चाहिए। सी, अगर मेरी एक्सपेक्टेशन कुछ और है अपनी लाइफ के प्रति, अगर मेरी पर्सपेक्टिव कुछ और है लाइफ के प्रति, मैं उस हिसाब से काम करूँ। ऑब्वियसली हम सफर करेंगे, हमें प्रॉब्लम्स आएंगी, हम एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है ये रियलिटी है, ये हो गया, ये हो चुका है, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। हम अपने आप को और इम्प्रूव करेंगे, हम सीखेंगे, हम फाइट बैक करेंगे, हम समझेंगे कि यहाँ पे मेरी ग्रोथ नहीं हो सकती है, वहां से हम बाहर निकल जाएंगे। सो इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू चेंज पीपल और ब्लेमिंग देम, वी शुड try to ask this question from ourselves, like how well am I managing myself? मैं अपने आप को कितना अच्छे से मैनेज कर पा रहा हूँ। आप ही जरा बताना, सच में आप अपने आप को अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं? आप मेरे चैनल को देखेंगे तो आप कहेंगे मैम आप कहाँ, अपने आप मेरी लाइफ नहीं जानते बेटे। आप ये नहीं जानते कि मेरा वर्क जिंदा इसीलिए है क्योंकि मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन अभी मेरी लाइफ में ऐसा भी हो सकता है कि जो बहुत कुछ हो। So I can say with guarantee कि how well am I managing myself? This question I ask myself each and every single day, and that's why I am able to do this much. Yes, we should appreciate ourselves. You should appreciate yourself. We are not supposed to blame ourselves every day. So we need to ask this question, like how well am I managing myself, instead of asking how do I balance work and life. No, you don't have to balance work and life. You have to balance yourself nicely. So work is not the enemy. Don't treat your work as your enemy. Work is not your enemy. It is an essential part of life. I think जो लोग काम करते हैं ना, और जिनके काम से उनको एक मीनिंगफुल की फीलिंग आती है कि मैं जो काम कर रहा हूँ ये मीनिंगफुल है, किसी और के लिए छोड़ो, मेरे अपने लिए ये मीनिंगफुल है, अगर हमें ये आती है ना, आई थिंक वो इंसान सबसे बड़ा ब्लेस्ड इंसान होता है। जिस इंसान को अपने काम को करने में वो सुकून मिले ना, जिस इंसान को अपने काम को करने में शांति मिले ना, आई थिंक वो इंसान ब्लेस्ड है। तो डोंट टेक योर वर्क एज योर एनिमी, टेक इट एज योर ब्लेसिंग। So true balance comes not from separating work and life, but from managing ourselves more effectively. तो हम अपने आप को कैसे और पावरफुली, कैसे और सक्सेसफुली हम अपने आप को सही कर पा रहे हैं, कैसे मैनेज कर पा रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है। सो वर्क लाइफ अलग अलग चीजें नहीं है, वर्क ही, आई एम नॉट सेइंग वर्क इज आवर लाइफ, आई एम नॉट सेइंग टीचिंग इज ओनली माई लाइफ, आई हैव माई अदर थिंग्स, आई हैव माई फैमिली, बट वर्क इज नॉट समथिंग जो मुझे स्ट्रेस देता है। वर्क शुड नॉट बी समथिंग जो आपको परेशान करे। और अगर आपको परेशान कर रहा है, आप, आई एम श्योर हम बहुत ऐसे काम करते हैं अपने जीवन में जहाँ पे हम खुश नहीं होते हैं, बट सिचुएशन के हिसाब से हमें वो जॉब करनी पड़ रही है। सो आप जॉब तो करेंगे क्योंकि वो है, वो एक्सेप्टेंस हमें लानी पड़ेगी कि देखो जॉब तो करनी है, पैसे तो चाहिए हमको। लेकिन अब कंप्लेंट्स करने की बजाय आप स्किल्स को अच्छा करिए, अपनी आप मेहनत करिए, आप अपने आप को इम्प्रूव करिए, आप कोशिश करिए कि उस कल्चर से आप जितनी जल्दी बाहर निकल सके। सिर्फ कंप्लेंट करने से काम नहीं चलेगा। ठीक है। सो ये था आज का आर्टिकल, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने भी खूब कुछ चीजें थी इसमें जो मैंने अपने अकॉर्डिंग फिर इसमें चेंज की और इसको मीनिंगफुल बनाने के लिए। सो आई होप आपने एंजॉय किया होगा, एंड ट्रस्ट मी, teaching is my only no, I'm not saying teaching is my only love, I love other things as well, but yeah, like teaching is my passion and it's in my blood. So अगर आप मुझे ऐसे टीचर आप एक्सेप्ट करते हैं, देन आपको कभी निराशा नहीं होगी। तो आप ट्रस्ट करके मुझ पे भरोसा करके आप अच्छे से पढ़िए, आंख बंद करके पढ़ाई करिए। आपसे ज़्यादा मुझे चिंता रहती है कि चीज़ों को हम कैसे और बेटर बनाएं। तो अगर कुछ चीज़ें खराब हो जाती हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ें हमेशा ही खराब रहेंगी। ठीक है, हमें हमेशा फेथ बनाए रखना चाहिए अपने ऊपर भी और भगवान के ऊपर भी कि सब अच्छा होगा। चलिए बाय एवरीवन, और मेहनत करनी है। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो लाइक एंड शेयर कर देना है, और धुआंधार तरीके से चैनल को सब्सक्राइब करो कि अब लगना चाहिए कि हाँ, अब जैसे मैं पूरे जोश के साथ में क्लासेस को शुरू कर चुकी हूँ, उसी जोश के साथ में बच्चे भी जुड़ चुके हैं। सो बस ऐसे ही आपको अपना प्यार बनाए रखना है, ट्रस्ट बनाए रखना है और खूब सारी पढ़ाई करनी है। बाय एवरीवन, टेक केयर एंड आई लव यू ऑल। बाय।